इसके अलावा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे गुरुद्वारा साहब की, जो हमारे पंजाब में एक संगठन है, ठीक है, एसएसजीएस क्या बोलते हैं उसको, जो पंजाब में एक ऑर्गेनाइजेशन है सुखमनी गुरुद्वारा, अकाली दल। हाँ सुखमनी अकाली दल, लाइक इस तरह से रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जिसमें भी वो काम करते हैं उसके लिए काम करना, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं कमाना होता है इन्होंने। फीचर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, तो ये सबसे पहले तो आ गया कि ऑर्गेनाइजेशंस होती कौन कौन सी हैं, इसमें आपके पास एग्जांपल आ गए, ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद इसके साइलेंट फीचर्स हैं कि सबसे पहले ये जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, गवर्नमेंट वाइड इलेक्टेड बॉडी एंड ट्रस्टी बोर्ड, जो इसको चलाते हैं वो एक जो है एक बोर्ड बनता है, और वो बोर्ड मेंबर्स जो बनते हैं उसके कमेटी के मेंबर्स बनते हैं, और वो इलेक्शन से बनते हैं ज्यादातर। आपको जैसे अभी आप सुखमनी अकाली दल बोल रहे हो, आपको पता होगा उसके इलेक्शंस भी होते होंगे, कोई भी क्लब है उसके इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, हर एक के इलेक्शंस होते हैं, उसकी बॉडी बनती है और वो लोग इसको चलाते हैं। जैसे आप लोग अगर सीएम में कर रहे हो, तो आपका सीएम में भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल बॉडी है जिसको आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ले सकते हो। तो अब जैसे सर काम कर रहे हैं इतना अच्छा आपके नंगल चैप्टर से, या चंडीगढ़ चैप्टर है, मैं भी यहाँ चेयरपर्सन रही हूँ चंडीगढ़ में, तो हम लोगों को कोई ऑनोरेरियम नहीं मिलता, इसके लिए सर को कोई ऑनोरेरियम नहीं मिल रहा क्योंकि वो कमेटी मेंबर है, ठीक है। तो कमेटी मेंबर्स जो हैं वो इलेक्शन से बनते हैं और वो नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो अब इलेक्शन होते हैं, उसके बाद वो बोर्ड बनता है, पूरी कमेटी बनती है। अब जो इसके ऑपरेशंस होते हैं वो दैट आर नॉट ड्राइवन बाय प्रॉफिट मोटिव, कोई भी काम अब आपको हम पढ़ा रहे हैं, कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है इसके अंदर। अगर आप यही प्राइवेट कोचिंग लेने जाएं तो आपको पता है एक एक ग्रुप के 70-70 हजार, 80-80 हजार रुपए लोग मांगते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए पढ़ाया जा रहा है, आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे। तो दिस इज लाइक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अनलाइक ट्रेडिंग कंसर्न्स। मेन पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड सोशल सर्विस। तो मेन पर्पस जो होता है सोशल सर्विस प्रोवाइड करना, सोसाइटी का फायदा करना। मेन सोर्स ऑफ देयर इनकम कम्स फ्रॉम डोनेशन। अब पैसा कहाँ से आता है, डोनेशन से आता है या मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन से आता है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ से आता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में थोड़ी बहुत फीस तो बच्चों को देनी ही पड़ती है, आप भी देते हो। इसके अलावा जो मेंबर्स होते हैं, जैसे हम लोग बने हुए हैं या सर हैं, तो हमारी मेंबरशिप फीस जाती है हर साल की कंटिन्यू करने के लिए, तो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन होती है या डोनेशन मिल जाती है कहीं से, तो उससे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज जो ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, या चैरिटेबल जो जो ये गरीब लड़कियों की शादी वगैरह कराते हैं या पढ़ाते हैं, लाइक उस तरह से चैरिटेबल ट्रस्ट भी होते हैं। आपने कभी वो बल्क मैरिज देखी होगी, कहीं पे करवा रहे होते हैं कुछ लोग, तो डोनेशन से भी पैसे आ जाते हैं। द फंड्स आर यूटिलाइज्ड मैक्सिमम फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। तो जो भी फंड्स मिलते हैं, चाहे वो डोनेशन से आ रहे हैं चाहे वो सब्सक्रिप्शन से आ रहे हैं, वो सारे पैसे सोसाइटी की बेनिफिट के लिए ही खर्च किए जाते हैं। द मेंबरशिप प्रोसेस फॉर दिस कंसर्न इज नॉन ट्रांसफरेबल। तब इसका मेंबरशिप प्रोसेस जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल है, यानी कि अगर मेरे पास मेंबरशिप है तो मैं किसी और को मेंबरशिप अपनी ट्रांसफर नहीं कर सकती। अगर उन्हें मेंबर बनना है तो खुद पेमेंट करेंगे, खुद मेंबर बनेंगे, आप अपनी मेंबरशिप किसी और को नहीं दे सकते। द मेथड ऑफ अकाउंटिंग दैट इज फॉलोड हियर इन एंटिटी कंसेप्ट। मेथड वही है डबल एंट्री वाला, एंटिटी कंसेप्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। जो आप वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, यहाँ हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, सिर्फ इतना फर्क है, टर्म्स में फर्क है। समझ आ गया आपको ये बात। यस मैम। These organization get their funds from the contribution by way of entrance fees। अब देखो जो पैसा आता है, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फंड्स कहाँ से आते हैं, सेल से आते हैं, सेल करते हो वहीं से पैसा आता है, ठीक है, या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। लेकिन यहाँ पर पैसा आता है एंट्रेंस फीस। जैसे अभी हम कह रहे थे कि मेंबरशिप ट्रांसफर नहीं होती है,
तो अगर हमें किसी क्लब का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना है, बहुत लोग वॉलेंटरी बनते हैं, तो उनको एंट्रेंस फीस देनी पड़ती है। वो उसकी इनकम हो गई क्लब की या फिर ऑर्गेनाइजेशन की। कई बार लाइफ मेंबरशिप फीस भी देनी पड़ती है। अगर भारत विकास परिषद के आप मेंबर बने या फिर हमारे यहाँ पर भी आप जब पूरी कर लोगे तो मेंबर बनोगे, तो स्टार्टिंग में लाइफ मेंबरशिप फीस लगती है, एंट्रेंस फीस लगती है, और उसके बाद एनुअल सब्सक्रिप्शन लगती है कि हर साल आप इतने पैसे देते रहते हो, तो आपकी मेंबरशिप रिन्यू होती रहती है, नहीं तो फिर डिसकंटिन्यू हो सकती है। डोनेशंस आती हैं कहीं कहीं से, ग्रांट्स देती है गवर्नमेंट। लीगेसीज क्या होता है? जैसे कोई पर्सन अपनी विल में लिख के चला जाता है कि मेरा ये प्लॉट या मेरी ये प्रॉपर्टी या मेरी ये पैसा इस ऑर्गेनाइजेशन को मैं डोनेट करता हूँ इस पर्पस के लिए। तो ये सब हम इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के सोर्स ऑफ इनकम्स हैं। सोर्स ऑफ इनकम नहीं कह सकते, सोर्स ऑफ फंड्स कह सकते हो, जहां से उनको पैसा मिलता है, क्योंकि इनकम नहीं है ये, लेकिन हम इनकम साइड में लिखेंगे क्योंकि हम लिख नहीं सकते ना और कुछ, तो इनकम एंड एक्सपेंसेस ही लिखेंगे। द अकाउंटिंग ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन सिमिलर प्रिंसिपल्स। आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल कोई चेंज नहीं हो रहे, जो हमने कंसेप्ट, जो हमने प्रिंसिपल, जो हमने डबल एंट्री, जो एक्रूवल बेसिस हमने किया है अभी तक, वही सब इसमें चलेगा, सिर्फ इसमें टर्म्स चेंज हो जाएंगी। आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं एंट्रेंस फीस नहीं पढ़ा होगा, लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं पढ़ा होगा, एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं पढ़ा होगा, डोनेशन नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये चीजें होती ही नहीं है। तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। अकाउंटिंग की लैंग्वेज, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, सब कंसेप्ट सेम रहेंगे। Given the nature of these institutions, there are certain items of revenue and expenses that need special understanding so that accounting treatment could be correctly decided. अब आपको अकाउंटिंग करनी है तो ये मैंडेटरी है आपके लिए कि इसकी सभी टर्मिनोलॉजी को, जो आइटम ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू है, आप समझ लो ताकि उसको सही तरह से बुकिंग कर सको। There are certain items of income and expenditure which are unique for non trading entries. कौन कौन सी हैं? सबसे पहले, यूनिक का मतलब क्या है? सबके लिए है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये होगा ही होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो क्या है? डोनेशंस। डोनेशन क्या है? आपकी इनकम है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा। एंट्रेंस फीस आपकी इनकम है, सब्सक्रिप्शन जो एनुअल आती है वो आपकी इनकम है, ग्रांट रिसीव्ड गवर्नमेंट से या कहीं से भी मिल रही है वो आपकी इनकम है। और खर्चों में क्या क्या आता है? देखो, अपकीप ऑफ ग्राउंड्स, देखो चाहे आपका, जैसे आपने स्टेडियम देखा है कभी क्रिकेट का? Yes, हाँ, ma'am. इसी तरह टेनिस का भी होता है ग्राउंड, क्रिकेट का भी होता है, ठीक है। तो उसकी अपकीप रखनी पड़ती है या नहीं रखनी पड़ती? Yes, ma'am. तो मेंटेनेंस, हाँ, तो मेंटेनेंस जब आप उसको रखते हो, वो भी तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उस वो कौन सा प्रॉफिट के लिए बैठे हैं? ठीक है, वो और बात है, टिकट्स बेचते हैं वो प्रॉफिट भी चल रहा है, लेकिन अदरवाइज इन द आई ऑफ सोसाइटी या गवर्नमेंट दे आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं बनाया है ना वो स्टेडियम खेलने के लिए। इसी तरह Yes, ma'am. टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, अगर देखो किसी भी क्लब, चंडीगढ़ क्लब चले जाओ या आप जिस भी सिटी में रहते हो, कोई ना कोई क्लब जरूर होगा, वहां जाओगे तो ग्राउंड बने ही होते हैं खेलने के लिए। आप स्कूलों में देख लो, आपके स्कूल कॉलेजेस में ग्राउंड है ना खेलने के लिए कि नहीं है? Yes, ma'am. तो हर जगह होते हैं, उनकी अपकीप रखना पड़ता है, उनको ठीक ठाक रखना पड़ता है खेलने लायक। इसके अलावा टूर्नामेंट करवाते हैं तो उसके एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं। जब टूर्नामेंट के खर्चे होते हैं तो वहां पर विनर्स को प्राइजेस भी देने पड़ते हैं। और कुछ इवेंट्स करते हैं, जैसे स्कूल में एनुअल फंक्शन करवा लेते हैं, और कॉलेजेस में भी करवाते हैं, क्लब में भी करवाते हैं, दिवाली पे फंक्शंस होते हैं, और लाइक होली पे होते हैं, हर जगह पे होते हैं। तो इवेंट्स भी करवाते रहते हैं, उनके खर्चे भी होते हैं। तो ये कुछ आइटम्स हैं जो खर्चों में आते हैं, और ये कुछ आइटम्स हैं जो इनकम में आते हैं। अब हम इनकी टर्म्स पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है। तो नाउ बेअंत कौर आप पढ़िए बेटा। The accounting treatment of some of these items of inflow are as follow. Entrance fees. These are received at the time of admission of a new member and thus one-time fees.
They are non-recurring in nature. It could be either capitalized as they are non-recurring or taken as revenue as per the rules of the institution. There there's a view that addition of member is an ongoing activity and thus every year the institute will get entrance fees, so it may be taken as a normal revenue receipt. Donation. They could be used for meeting capital or revenue expenses. If donations are received for a special purpose, the amount is credited to a fund from which the amounts are dis- disbursed. The Disbursed. fund may disbursed. The fund may be invested in specified securities. Income from such investments is credited to the fund account only. Uh, Small donation amounts will are not earmarked for any specific purpose may be treated as revenue receipt. Legacy. Many times trusts are formed in the memory of certain persons by their will. In such cases, after the demise of the person, the funds pass on the institution. Such legacies are of course one time and therefore should be taken to the capital fund. Endo- endowment. Endowment. Sometimes donations are also in the form एंडोमेंट्स बोल लेंगे बेटा इसको, एंडोमेंट्स. endowments to be used as per instructions of the donor. These are to be treated as capital receipts. Life membership fees. These could be taken as capital receipts and every year a charge is debited based on some logic. In other words, when received, it could be treated as deferred receipt in the balance sheet and every year a specific amount is credited to income and expenditure account. Subscriptions. These are annual receipts and therefore taken as revenue receipt. These must be recognized as revenue on the accrual concepts. देखो आपने सारी टर्म्स पढ़ी, मैं आपको फिर से बताती हूँ. एंट्रेंस फीस क्या होती है? सबसे पहले एंट्रेंस फीस होती है जब आप कोई पर्सन नया किसी क्लब का मेंबर बनता है तो उसको एंट्रेंस फीस देनी पड़ती है. जैसे आप स्कूल या कॉलेज में जाते हो, आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है या नहीं करवानी पड़ती? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसी तरह जब आप किसी क्लब के मेंबर बनते हो तो आपको एंट्रेंस फीस देनी पड़ती है और वो एक ही बारी देनी पड़ती है. ये वन टाइम फीस है और नॉन रेकरिंग है. नॉन रेकरिंग क्यों है? क्योंकि आपको एक बार ही देनी है, बार बार तो देनी नहीं है ये चीज. तो अगर हम इसको नॉन रेकरिंग मानते हैं तो हम इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं क्योंकि नॉन रेकरिंग को हम कैपिटलाइज करते हैं. ठीक है, Yes, ma'am. समझ आ रही है आपको ये बात? Yes, ma'am. बेटा जो Yes. चीज नॉन रेकरिंग होती है उसको हम कैपिटलाइज करते हैं और जो रेकरिंग होती है जो बार बार आती है वो हमारी रेवेन्यू आइटम होती है. आपने कैपिटल और रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में डिफरेंस पढ़ा है. जब कैपिटल रिसिप्ट होती है तो वो नॉन रेकरिंग होती है, उसको कैपिटलाइज करते हैं और जो बार बार आती है उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं. लेकिन ये एंट्रेंस फीस जो है इसको आप इंस्टीट्यूशन के रूल्स के हिसाब से कैपिटलाइज भी कर सकते हो और रेवेन्यू भी बना सकते हो. कैपिटलाइज अगर आप कर रहे हो तो आप उसका जस्टिफिकेशन क्या दोगे कि ये वन टाइम आती है, नॉन रेकरिंग है, हम इसलिए कैपिटलाइज कर रहे हैं. और अगर आप इसको रेवेन्यू मानते हो तो उसका जस्टिफिकेशन क्या है कि आपके लिए तो ये वन टाइम है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ये ऑनगोइंग एक्टिविटी है. आज आप एंटर कर रहे हो, कल को कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, तो अब हर साल इंस्टीट्यूट में नए लोग आते रहेंगे और उनको एंट्रेंस फीस मिलती रहेगी. तो इसलिए हम इसको नॉर्मल रेवेन्यू रिसिप्ट मान सकते हैं. तो ये डिपेंड करता है कि आपके इंस्टीट्यूशन के रूल क्या है. ये बात समझ आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये तो हो गया थ्योरी के लिए. अब आते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिकल में. अगर आए तो हम क्या करेंगे? कोई पूछता नहीं है मेरे से, मैं खुद ही सवाल बताती रहती हूँ, खुद ही जवाब करती रहती हूँ कि अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप इसको कैपिटल मानोगे या रेवेन्यू मानोगे. देखो उस टाइम भी आपने अपनी जस्टिफिकेशन लगानी है. अगर तो क्लियर कट पेपर में क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये रेकरिंग है, मतलब ये रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग है या कैपिटलाइज करनी है या रेवेन्यू करनी है, फिर तो आप उसकी लैंग्वेज के हिसाब से समझ के करोगे. अगर कुछ भी क्लियर नहीं है तो पहला प्रोसेस आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है,
उसमें कुछ क्लियर नहीं है तो आपने इसकी अमाउंट देखनी है, बिग अमाउंट है या स्मॉल अमाउंट है। बिग अमाउंट है तो आप इसको कैपिटलाइज कर दो, स्मॉल अमाउंट है तो रेवेन्यू में डाल दो। फिर भी समझ नहीं आता है तो नीचे नोट दे दो, फुट नोट पे, कि वही एज्यूम दैट इट इज अ नॉन रेकरिंग नेचर, तो हम इसको कैपिटलाइज कर रहे हैं। अगर आप रेवेन्यू मान रहे हो तो लिख दो कि इट इज ए रेगुलर ऑनगोइंग एक्टिविटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर वी ट्रीट इट एज नॉर्मल रेवेन्यू रिसीव्ड। तो जो आप मान रहे हो आपको उसके हिसाब से उसका नोट एजम्पशन देना पड़ेगा। समझ आ गई ये बात या नहीं आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आते हैं डोनेशन। डोनेशन भी दोनों तरह की होती है, कैपिटल नेचर की भी होती है, रेवेन्यू नेचर की भी होती है। देखो, अगर कोई पर्सन स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन दे रहा है, जब बड़े बड़े इवेंट होते हैं, आपने अभी मैच भी देखा होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, तो उसमें आप देखते हो जहां पर वो सिक्सर की बाउंड्री होती है, उसके चारों ओर एड लगी होती है, कभी बायजूस की, कभी एसबीआई की, और जो उन्होंने टी शर्ट्स डाली होती हैं उसके ऊपर भी एड लगी होती है। और जो बीच बीच में से ऐड आ रही होती है ना, वो सारे स्पॉन्सर्ड होते हैं। आई बात ये समझ आपको या नहीं आई? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अब बात ये आता है कि आपने स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन दी है। स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन का मतलब क्या होता है कि इस मैच के लिए मैं डोनेशन दे रहा हूँ, जो हमारा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का है, इसके लिए हम डोनेशन दे रहे हैं। या हम कहते हैं कि आपने बच्चों के लिए बिल्डिंग बनानी है, हम उसके लिए डोनेशन दे रहे हैं। या पंखे लगवाने हैं उसके लिए डोनेशन दे रहे हैं, या एसी लगवाने हैं उसके लिए डोनेशन दे रहे हैं। तो किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब डोनेशन मिलती है तो हम उसको अपना रेवेन्यू नहीं बना सकते, हम उसको कैपिटलाइज करते हैं उस फंड में और उसको अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं। फिर जब हमने उसका खर्चा करना है, अगर मैच के लिए आपको फंड मिले हैं और मैच पे आप खर्च कर रहे हो, अपने टी शर्टें बनवा के दे दी अपने प्लेयर्स को, या उनको बैट लेके दिए, बॉल लेके दिए, हेलमेट लेके दिए, वो सब खर्चे उस फंड में से करते चले जाओगे। अगर आप स्कूल या कॉलेज के फॉर्म भरते हो तो उसमें भी कई बार लिखा होता है ये ट्यूशन फीस है, ये लाइब्रेरी का की फीस है, ये कंप्यूटर की फीस है। तो वो चीजें इसीलिए ली जाती हैं कि उसी पर्पस पे वो खर्च हो। अगर बिल्डिंग के लिए किसी ने पैसा दिया है तो बिल्डिंग पे ही आप उसे खर्च करोगे। तो जब तक खर्च नहीं होता आप उसे अपनी लाइबिलिटी में बिल्डिंग फंड में डाल दोगे। जब बिल्डिंग बनाओगे तो उसमें से उसको लेस करते चले जाओगे। ये बात क्लियर हो गई? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. मान लो आपके पास फंड्स तो पहले आ गए, खर्चा बाद में होना है, तब तक आप उसे किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके रख सकते हो, और जो इनकम आएगी वहां से वो भी आपने उसी फंड में डालनी है। मान लो मेरे को किसी ने 50 लाख का बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन दे दी, सीएमए की बिल्डिंग बननी है मोहाली में, हमारे पास पैसे नहीं है, 50 लाख आ गए जी। अब 50 लाख तो एक दिन में नहीं खर्च होंगे ना, मुझे पता है कि थोड़ा थोड़ा खर्च होना है। तो उसमें से मैं क्या करती हूँ, 6 महीने के लिए 25 लाख की एफडी बनवा के रख देती। ठीक है? या 30 लाख की एफडी बना दी, चलो 5-10 लाख रख लो, जब जरूरत होगी तो मैं निकालती रहूंगी वहां से। ठीक है? तो वो क्या होगा कि जब मेरे को उस एफडी पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, Yes, ma'am. तो उस इंटरेस्ट को भी मैं उस फंड में ऐड कर दूं, यानी मेरा फंड ग्रो कर रहा है। समझ आ गई आपको ये बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब स्मॉल डोनेशंस जो होती हैं, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं दी जाती, किसी ने 500 रुपए की गुरुद्वारा साहब में जाके डोनेशन दे दी, मंदिर में मत्था टेक दिया, या किसी क्लब में दे दिए 500 रुपए, किसी ने आपको कहा कि हमने लड़कियों की शादी करानी है, तो हम कहते हैं लो जी 500 रुपए मेरे भी डाल लो, 100 रुपए दे दिए, आज भी हमारे से किसी पर्पस के लिए लिया गया डोनेशन 100 रुपीज। तो ये जो छोटी छोटी डोनेशंस होती हैं ये रेवेन्यू टाइप की होती हैं, इसको हम कैपिटलाइज नहीं करते, इसको हम इनकम एंड स्टेटमेंट में रेगुलर इनकम मानते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं। क्लियर हो गई अब डोनेशन भी और एंट्रेंस फीस भी? Yes, ma'am. Yes, किसी ma'am. को कोई डाउट है? आगे No. आता है लीगेसी। लीगेसी क्या होता है? मैनी टाइम्स ट्रस्ट आर फॉर्म्ड इन मेमोरी ऑफ सर्टेन पर्सन्स। आपने पढ़ा होगा कि दिस लाइब्रेरी इज फॉर्म्ड इन द मेमोरी ऑफ, ये हमारे यहाँ 42 में लाइब्रेरी है, कौन सी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, बेअंत सिंह है, पता नहीं कौन सी है। तो कोई भगत सिंह के नाम पे, कोई किसी के नाम पे लाइब्रेरीज बनी होती हैं, हॉस्पिटल्स बने होते हैं, स्कूल्स बने होते हैं।
तो हम उनकी मेमोरी में बनाते हैं। पर्सन्स जो हैं क्यों उनकी मेमोरी में बनाते हैं, ये तो चलो हमारे फ्रीडम फाइटर या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाम पे हम बनाते हैं। कई बार किसी ने वो लैंड डोनेशन की होती है या उसको बनाने के लिए पैसा डोनेट किया होता है, तो वो अपनी विल में लिख के चले जाते हैं कि ये मेरा पैसा जो है इस चीज में लगाया जाए, तो फिर उनके नाम पे हम उसका ट्रस्ट खोल देते हैं। इन सच केसेस आफ्टर द डिमाइस ऑफ दैट पर्सन, तो जब हम किसी ने अपनी विल में लिख दिया कि मेरी ये प्रॉपर्टी जो है इस को डोनेट करनी है मैंने, तो उसका ट्रस्ट फॉर्म कर दिया। अभी यहाँ पर हमारा 13 सुना होगा, यहाँ पर तो खुला हुआ है एक ट्रस्ट 13 वो भी मेडिसिन वगैरह देते हैं कंसेशनल रेट पे। तो वो कहते हैं किसी ने भी उसके लिए कुछ डोनेशन दी, तो वो बिल में अपनी मैंने लिख दिया कि हाँ ये प्रॉपर्टी इसको देनी है। इन सच केस आफ्टर डिमाइस ऑफ द पर्सन, तो उस पर्सन की डेथ के बाद फंड्स जो हैं उस इंस्टीट्यूशन को दे दिए जाते हैं। समझ आ गई? तो इसको हम लिगेसी बोलते हैं। सच लिगेसीज आर ऑफ कोर्स वन टाइम है। रोज रोज तो कोई लिगेसी देता नहीं है, ये वन टाइम ही है ना। देखो Yes, एंट्रेंस ma'am. फीस तो फिर भी रोज रोज कोई ना कोई मेंबर आता रहेगा, पर लिगेसी कोई दे ये तो वंस इन ए वाइल होता है, रोज रोज का काम नहीं है। तो फिर उस टाइम पे उसको हम कैपिटल फंड में डाल देते हैं, क्योंकि पर्सन भी क्या, अब कोई स्पेसिफिक फंड भी नहीं है, तो हम उसको कैपिटल फंड में डाल देते हैं। क्लियर हो गई ये चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आता है एंडोमेंट। समटाइम्स डोनेशन आर आल्सो फॉर्म ऑफ एंडोमेंट to be used as per the instruction of the donor. These are to be treated as capital receipt. ये भी उसी तरह से ही है, बस लिगेसी और एंडोमेंट में क्या फर्क है? लिगेसी में ट्रस्ट खोल दिया जाता है और आफ्टर द डिमाइस ऑफ दैट पर्सन उसको दे दिया जाता है। लेकिन एंडोमेंट में क्या है, वो बंदा कहता है कि ठीक है मैं दूंगा, पर मेरे हिसाब से आपको ये मैच करवाना पड़ेगा। पैसे मैं देता हूँ, जैसे मान लो मुझे सीएमए का एक इवेंट करवाना है और मैं गई किसी बैंक के पास कि देखो जी आप ये इवेंट करा दो अपना, हमारा एक इवेंट, हमने लोहड़ी फंक्शन करना है, कुछ भी करना है। तो कहते ठीक है हम कर देते हैं, साथ में आप ऐसे करते हैं जैसे हम लोग वेबिनार वगैरह आपके किसी भी टॉपिक का करवाते हैं मेंबर्स को, और अगर हमें कोई स्पॉन्सर मिल जाता है तो उसमें क्या होता है कि एक लेक्चर वो अपना, मान लो म्यूचुअल फंड वाले ने हमें स्पॉन्सर कर दिया, तो वो कहेगा कि ठीक है मैं आपके 100 लोगों का खाने का पेमेंट दे दूंगा, आपके होटल की बुकिंग भी दे दूंगा, बट एक लेक्चर हमारा म्यूचुअल फंड का होगा और एक लेक्चर आपका होगा। तो उनके कॉम्बिनेशन में हमने कर दिया। ठीक है, समझ आ गई आपको ये बात? हेलो? Yes, ma'am. जैसे धनन जी नहीं आया, नहीं कल भी नहीं आया, आज भी नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, बहुत झूठ बोल रहे वो, नहीं आया, नहीं आया जी, नहीं आया। जैसे हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी ये कैपिटल रिसिप्ट मानी जाएंगी। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप वो जो मैं आपको बता रही हूँ वो कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, क्योंकि वो एक वन टाइम छोटी सी हमने इवेंट करी, इवेंट पे खर्च हो गया पैसा, उसने इवेंट के लिए दिया। बट कैपिटल रिसिप्ट हम तब मानते हैं जैसे बिल्डिंग का दे दिया, उसने बिल्डिंग दे दी, कोई बड़ी चीज जब देते हैं एंडोमेंट में, तो उसको कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है? जो वन टाइम दी जाती है, इसको हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। एवरी ईयर ए चार्ज इज डेबिटेड बेस्ड ऑन सम लॉजिक। तो जैसे हम अपनी एसेट्स को लेते हैं ना, कि हम उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ ले लेते हैं 10 साल, और फिर हर साल उसको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करते रहते हैं। यहाँ भी यही है कि आपने लाइफ मेंबरशिप फीस किसी ने दी, और मान लो उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 15-20 साल कुछ भी हो सकती है, तो उसमें से कुछ कुछ निकाल के हम हर साल चार्ज करते रहते हैं। इन अदर वर्ड्स व्हेन रिसीव्ड इट कुड बी ट्रीटेड एज डेफर्ड रिसीप्ट भी आप इसको कह सकते हो। एंड इन बैलेंस शीट एवरी ईयर स्पेसिफिक अमाउंट इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो उसमें से हर साल कुछ कुछ पैसा निकाल के हम अपनी इनकम बना सकते हैं। ये बिल्कुल आपकी डेप्रिसिएशन वाले पार्ट का अपोजिट है। ठीक है, मान लो किसी एक पर्सन ने कहा कि मैं हर साल नहीं दूंगा पेमेंट, मेरे से इकट्ठी ले लो। आपने कहा ठीक है जी आप 10 लाख रुपए दे दो, और लाइफ मेंबरशिप मिल गई आपको, अब आप पूरी लाइफ के लिए हमारे मेंबर बन गए। तो अब वो मान लो उस पर्सन की एक्सपेक्टेड लाइफ जो है वो 20 साल है या 30 साल है, क्योंकि एक्सपेक्टेड ही होती है, कुछ और तो हम कह नहीं सकते एज के हिसाब से। तो
उतने साल में उसका पैसा डिवाइड करके, जैसे हम डेप्रिसिएशन को खर्चा बनाते थे, इसको हम अपनी इनकम बनाएंगे हर साल। ठीक है, समझ आ गई ये Yes. चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आगे है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन होती है एनुअल रिसिप्ट। आपको हर साल अपने सब्सक्रिप्शन देनी पड़ती है, कई बारी मंथली भी देनी पड़ती है, कई बारी एनुअली देनी पड़ती है, ताकि आपकी रिन्यूअल होती रहे। और इसको रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं, क्योंकि आपने इसको हर साल देना ही देना है, और इसको हमने एक्रूवल बेस पे रिकॉग्नाइज करना होता है। यानी कि जो ड्यू हो गई उसको हम अपनी इनकम मान लेते हैं, चाहे वो आई है या नहीं आई। कई लोग बाद में भी देते हैं। ठीक है, अब 31 मार्च तक ड्यू है हमारी। जैसे अब हमारी जो आपकी ये मेंबरशिप होती है सीएमए की, मेरी मेंबरशिप फीस है, जैसे अब 31 मार्च तक की मेंबरशिप मैं 30 सितंबर तक दे सकती हूँ। तो जो मैंने 31 मार्च को नहीं दी, मान लो, तो वो मेरी ड्यू तो हो गई ना, मेरे को देनी तो पड़ेगी सितंबर तक। तो वो हमारी जो Yes, ma'am. ऑर्गेनाइजेशन है एक्रूड इनकम मान लेगी उसको। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. अब आगे पढ़िए। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे बुलाती हूँ। आज वंश आए हैं। वंश आप पढ़िए बच्चे इसके बाद। Financial state, the different components organize receipts and payments account, income and expenditure account, balance sheet. आपकी आवाज नहीं आ रही वंश, थोड़ा वॉल्यूम तेज करिए, Samabari, थोड़ा सा और। हमारी हाँ, अब ठीक है, ठीक है, आ रही है सबको? शुरू करिए, फिर देखते हैं No, ma'am. वंश। financial statements of non-profit organization. The different components of the financial statements of non-profit organization are receipts and payments account, income and expenditure account, and balance sheet. Preparation of receipts and payments account. This is the summarized form of cash book of a non-profit organization. Entries are made on cash basis and items pertaining to previous year or current year or subsequent years are also recorded. It is a memorandum account in which the receipts are shown on left side and payments are shown on right side. Capital as well as revenue items are entered in the receipts and payments account. This account is real account in nature. No provisions are recorded in this account. The account begins with the opening balance of cash in bank and ends with closing balance of cash in bank. The ठीक है, performa देखिए is रिसीप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, देखिए रिसीप्ट एंड पेमेंट क्या है, आपकी कैश बुक है। जैसे मैंने आपको बोला ना, सारा का सारा अकाउंटिंग आपकी वैसे ही है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी फर्क है। वहां पर हम सेल से इनकम लेते थे, हमारी कमीशन आ जाती थी, रेंट आ जाता था, डिविडेंड आता था। यहाँ पर हमने डोनेशन पढ़ी, सब्सक्रिप्शन पढ़ी, लाइफ मेंबरशिप फीस पढ़ी, एंडोमेंट फंड पढ़ा। इसी तरह रिसीप्ट एंड पेमेंट हमारी कैश बुक है। कैश बुक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें सारी रिसीप्ट्स आएंगी और पेमेंट्स आएंगी। सिंपल कैश बुक वाला फंडामेंटल है, ओपनिंग कैश बुक का डेबिट में आएगा, सारी रिसीप्ट्स डेबिट में आएंगी और सारी पेमेंट आपकी क्रेडिट में आएंगी। कैश बेसिस पे आएगा, कैश अकाउंट हमेशा कैश बेसिस पे बनता है, एक्रूवल बेसिस पे नहीं बनता। चाहे आपकी रिसिप्ट इस साल की है, चाहे पिछले साल की है, चाहे अगले साल की है, चाहे पेमेंट इस साल की है, अगले साल की है, या इस साल पिछले साल की है, आपकी सारी की सारी कैश बुक में आएंगी। और ये एक तरह से मेमोरेंडम अकाउंट होता है, जिसमें सारी रिसीप्ट आपकी लेफ्ट साइड में और पेमेंट राइट साइड में आती हैं। कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू, कुछ भी है, चाहे आपकी कैपिटल रिसिप्ट है, चाहे रेवेन्यू रिसिप्ट है, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सब रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएंगे। और ये रियल अकाउंट है, हमें पता है कैश बुक हमारी, कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होता है। ये छोटे 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 क्वेश्चन निकल रहे हैं बीच में से आपके एमसीक्यू के लिए। नो प्रोविजंस आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स, इसमें कोई प्रोविजन नहीं बनता है। एंड अकाउंट बिगिंस किससे शुरू होता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। अब यहाँ पर इकट्ठा आएगा आपका, अदरवाइज हम कैश बुक में 2 कॉलम कैश बुक बनाते हैं ना, बैंक का अलग और कैश का अलग। यहाँ पर वो रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी, आपको कैश और बैंक एक ही साइड लिख सकते हो और क्लोजिंग भी आप इकट्ठा निकाल सकते हो। द परफॉर्मा क्या है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट का,
देखो ओपनिंग बैलेंस आ गया आपका कैश एंड बैंक का, सारी रिसीप्ट इधर आ जाएंगी, सारी पेमेंट्स इधर आ जाएंगी, चाहे वो कैपिटल की हैं चाहे रेवेन्यू की हैं, और मे बी रिलेटेड टू द पीरियड, किसी भी पीरियड की पेमेंट्स हैं रिसीप्ट्स हैं सब आएंगी, किसी भी पीरियड की, चाहे वो करंट ईयर की हैं प्रीवियस ईयर या सब्सिक्वेंट ईयर, और एंड होगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस से। अब इसके फीचर्स हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के, सॉरी आगे आगे, तो इसके फीचर्स के लिए वंश आप ही कंटिन्यू करो इसको। Features of receipts and payments account. It is an account which contains all cash and bank transactions made by a non-profit organization during a particular financial period. It is a memorandum account. It is real account by nature. It starts with opening balances of cash and bank. It is a summary of cash book. Summary of all cash receipts, both capital and revenue during the period, are debited to it. All cash payments, both capital and revenue during the period, are credited to this account. It ends with closing cash and bank balances. While recording the cash and bank transactions, all entries are made on cash basis. देखिए सारा वही चीज है जो हमने ऊपर पढ़ी है कि ये कैश बुक है, इसमें कैश और बैंक दोनों आती हैं, ठीक है। उसके अलावा मेमोरेंडम अकाउंट आई है हमारा, याद रखने के लिए कहाँ से कैश आया कहाँ गया। बाय नेचर ये रियल अकाउंट है, ओपनिंग होती है कैश एंड बैंक से, क्लोजिंग होती है कैश एंड बैंक से। समरी में आपकी सारी रिसीप्ट्स आएंगी लेफ्ट साइड पे, चाहे वो कैपिटल है चाहे वो रेवेन्यू है, चाहे वो इस पीरियड की है चाहे किसी और पीरियड की है, और पेमेंट्स आपकी राइट हैंड साइड पे आएंगी, चाहे कैपिटल है चाहे रेवेन्यू है, चाहे इस पीरियड की है चाहे किसी और पीरियड की, किसी और पीरियड मतलब प्रीवियस या सब्सिक्वेंट। अब आता है प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। संजीव आप पढ़िए इसको। This is an income statement of non-profit organization. As the name suggests, only revenue items, that is, revenue incomes and revenue expenditures, are recorded herein. Incomes are recorded on the credit side, while the expenses are recorded in the debit side. Both incomes and expenses must be taken on the basis of accrual concept. This account should reflect only items that are pertaining to current period. The balance of this account shows either a surplus or deficit. Excess of income over expenditure is called surplus, and excess of expenditure over income is called as deficit. फीचर्स भी पढ़ो फिर मैं इकट्ठा ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। Features of income and expenditure account. It is by nature nominal account. All expenditures of revenue nature for the particular period are debited to this account on accrual basis. All revenue incomes related to the particular period are credited to this account on accrual basis. All capital incomes and expenditures are excluded. Only current year's incomes and expenses are recorded. Amounts related to other periods are deducted. Amounts outstanding for the current year are added. Profit on sale of asset is credited. Loss on sale of asset is debited. Annual depreciation on asset is also debited. If income is more than expenditure, it is called a surplus and is added with capital or general fund, etc. in the balance sheet. If expenditure is more than income, it is a deficit and it is deducted from capital or general fund in the balance sheet. ठीक है, देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है आपका, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो यहाँ इनकम एंड प्रॉफिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, या हम इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आएंगी और सिर्फ इस साल की आएंगी, कैश बुक में और इसमें यही फर्क होता है ना। इसमें हमने कैपिटल भी ली रेवेन्यू भी ली, यहाँ पर हम सिर्फ रेवेन्यू खर्चे और रेवेन्यू इनकम लेंगे, और यहाँ पर हम एक्रूअल बेसिस पे लेंगे, कैश बेसिस पे नहीं लेंगे। यानी कि पिछले साल का और अगले साल का अगर कुछ ऐड हो रहा है तो उसको लेस करेंगे, और इस साल का अगर कुछ रह रहा है तो वो ऐड करेंगे। इस चीज पे मैं दोबारा फोकस कर रही हूँ, अगर कोई अगले साल का या पिछले साल का हमने पेमेंट करी है तो उसको लेस कर देंगे, निकाल देंगे, हमने सिर्फ इस साल की लेनी है, और इस साल की पेमेंट अगर रहती है तो उसको हम ऐड कर देंगे। पॉइंट क्लियर हो गया ये?
Yes, और ma'am. सिर्फ रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आएंगी इसके अंदर। इनकम आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, इनकम आपकी क्रेडिट साइड पे आएगी, एक्सपेंसेस आपकी डेबिट साइड पे आएगी। और एक्रूअल कंसेप्ट लेना है, देखो ओनली रेवेन्यू, इस चीज पे फोकस करो, इसको हाईलाइट करो। ओनली रेवेन्यू आइटम लेनी है और एक्रूअल कंसेप्ट चलेगा। जबकि कैश बुक में हमने पढ़ा था रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों और कैश कंसेप्ट था उसमें। This account should be reflected only items that pertaining to the current year. Accrual का मतलब यही होता है कि जो करंट ईयर से परटेन करती हैं उन्हीं को लेना है। और जो इस अकाउंट का बैलेंस होगा वो आपका दिखाएगा या तो सरप्लस या डिफिसिट। अगर आपकी इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सरप्लस होता है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम हमारा डिफिसिट होता है। तो अब देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसमें क्या लेना है, सिर्फ रेवेन्यू खर्चे और इधर रेवेन्यू रिसीव्ड, इधर करंट पीरियड से रिलेटेड खर्चे, इधर करंट पीरियड से रिलेटेड रिसीव्ड। अगर इधर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो जो डिफरेंस होगा वो आपका सरप्लस होगा, और डेबिट ज्यादा है तो डिफरेंस होगा वो डिफिसिट होगा। ठीक है, ओके। Yes, ma'am. Okay. अब आगे देखिए, इसके बाद हमारे पास बचता है क्या, फीचर्स भी इसके कर लेते हैं। वो हमारा क्या था, रियल अकाउंट था। बाय नेचर ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है जिसमें सारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स आती हैं। उसमें हमने सारे जो एक्सपेंडिचर्स लिए थे वो हमने रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों के लिए थे, और हर एक पीरियड के, चाहे वो अगले साल के थे चाहे पिछले साल के, वो भी लिए थे। यहाँ पर हम रेवेन्यू नेचर लेंगे ओनली, और पर्टिकुलर पीरियड के लेंगे, यानी कि एक्रूअल बेसिस पे। इसी तरह इनकम भी हम सिर्फ रेवेन्यू वाली लेंगे और एक्रूअल बेसिस पे लेंगे। जितनी भी कैपिटल इनकम है या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो इसमें नहीं आएंगे, वो आएंगे हमारी बैलेंस शीट में। और करंट ईयर की इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करनी है। अगर किसी और पीरियड की इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारी ऐड की हुई है कैश बुक में तो वो हम डिडक्ट कर देंगे, और अगर कोई आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की रहती है तो ऐड कर देंगे। अब आपका प्रॉफिट है, मान लो कोई एसेट सेल करती है ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ऑन सेल तो वैसे ही क्रेडिट में आएगा जैसे हम नॉर्मल लेते हैं, लॉस ऑन सेल डेबिट में आएगा। अब एसेट है तो डेप्रिसिएशन भी होगी, डेप्रिसिएशन भी डेबिट में आएगा, वो तो नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस की तरह है हमारा ये। अगर इनकम ज्यादा है तो सरप्लस होगा जिसको हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे या जर्नल फंड में ऐड कर देंगे बैलेंस शीट में। और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो डिफिसिट बोलते हैं, वहां हम प्रॉफिट बोलते थे यहाँ हम सरप्लस बोलते हैं, वहां हम लॉस बोलते थे यहाँ हम डिफिसिट बोलेंगे। तो टर्मिनोलॉजी का फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल या जर्नल फंड इन द बैलेंस शीट। अब लास्ट में हमारे पास आती है बैलेंस शीट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। हाँ जी, इसको भी पढ़िए आप, कुणाल आप पढ़िए बेटा। Preparation of balance sheet. It is prepared as on the last date of the accounting period. It is also has assets and liabilities and prepared based on accounting equation. But there's no capital account. Instead, there is capital fund. The surplus or deficit from the income and expenditure account is adjusted against this capital fund and at the end of the year. Difference देखिए पढ़ना? बिल्कुल वैसी बनेगी ये जैसे आपकी बैलेंस शीट बनती है, लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, एसेट्स की साइड में एसेट, लाइबिलिटी की साइड में लाइबिलिटी एंड कैपिटल। और ये बैलेंस शीट हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की है जो वो बेस्ड होती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे। बट यहाँ पर कोई कैपिटल अकाउंट हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने कोई पैसा किसी ने अपना नहीं लगाया है, तो उसको हम फंड बोलते हैं, कैपिटल फंड। ठीक है, सरप्लस है तो आप कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे, और लॉस डिफिसिट है तो लेस कर दोगे। डिफरेंस बिटवीन रिसीव्ड एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैं आपको क्लियर कट खुद ही बता देती हूँ, हमने अभी सारा अच्छे से पढ़ लिया है। ये है समरी कैश बुक की, और ये है समरी प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट की। यहाँ पर डेबिट में हमारी पेमेंट्स आती हैं, क्रेडिट में हमारी डेबिट में रिसीप्ट्स और क्रेडिट में पेमेंट आती हैं। जबकि यहाँ डेबिट में हमारा क्या आता है, खर्चे, और क्रेडिट में आती है इनकम। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब रिसीप्ट एंड पेमेंट हमारी कैश बेसिस पे बनती है, ये हमारी एक्रूअल बेसिस पे बनती है। यहाँ पर अगर किसी भी पीरियड का हमारा खर्चा या इनकम आई है, पैसा आया है या हमने पे किया है, उसको हम ले लेते हैं और आउटस्टैंडिंग को एक्सक्लूड करते हैं। जबकि यहाँ उल्टा है,
हम आउटस्टैंडिंग को इंक्लूड करते हैं और जो पिछले और अगले पीरियड का होता है उसको एक्सक्लूड करते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? Yes, इसमें ma'am. हम कैपिटल और रेवेन्यू दोनों तरह की ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं, जबकि इसमें सिर्फ हम रेवेन्यू की लिखते हैं। ये हमारा रियल अकाउंट होता है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। ये ओपनिंग कैश और बैंक को रिकॉर्ड करता है, जबकि ये कुछ ओपनिंग को रिकॉर्ड नहीं करता है। ठीक है, इसका Yes, जो ma'am. बैलेंस एट द एंड होता है वो हम कैश एंड बैंक बैलेंस एसेट साइड में लेके जाते हैं, और इसका जो बैलेंस होता है वो या तो सरप्लस होता है या डिफिसिट होता है, उसको भी हम बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, कैपिटल फंड में या जनरल फंड में ऐड या लेस कर देते हैं। ये नोशनल लॉस को ऐड नहीं करता। नोशनल लॉस होता है नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन एंड बैड डेट। ये कैश बुक में तो नहीं आते ना, रिसीट एंड पेमेंट में नहीं आते ना, बट ये जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर है ये इनको भी रिकॉर्ड करता है, डेप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड करता है और नोशनल लॉस को भी रिकॉर्ड करता है। इसी तरह इसके बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हम लेके जाते हैं। कैश बुक का जो क्लोजिंग होता है हम अगले में ओपनिंग में लेके जाते हैं ना, Yes, ma'am. लेकिन इसका कोई क्लोजिंग बैलेंस हम अगले साल नहीं लेके जाते, उसको उसी साल कैपिटल फंड में या जनरल फंड में एडजस्ट कर देते हैं। ये हमारा हेल्प करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने में, रिसीट एंड पेमेंट हेल्प करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हेल्प करता है बैलेंस शीट बनाने में। ये सीक्वेंस है। क्लियर? Yes, ma'am. अब कहते हैं फंड एसेट अकाउंटिंग इन पेक्यूलियरिटीज फॉलोइंग आर द कंसेप्ट ऑफ सम फंड्स जनरली मेंटेन्ड बाय नॉन। देखो कौन कौन से फंड मेंटेन करती है ये। एक तो होता है कैपिटल फंड, ये जनरल फंड ही होता है, और एक्यूमुलेटेड होता है, जो भी हमारा पैसा आता जाता है इसमें जुड़ता जाता है सरप्लस। इट इज एक्चुअली द कैपिटल ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न। ठीक है, एक मिनट बेटा। हेलो, हाँ दीदी ला देती थे, ਅਸੀਂ नहीं ले लेंगे। ऋषभ है? चलो मैं बोलती हूँ उनको, एक मिनट होल्ड करो। एक मिनट बेटा। किसने जाना था? नहीं थी नहीं ना कोई स्पेस, सच में नहीं थी। सामने ही पड़ी है, चाबी ले जाओ। हाँ जी, श्वेता वाली स्पेस पे खड़ी कर दो। हाँ जी बच्चे, कैपिटल फंड और जनरल फंड जो है एक्यूमुलेटेड फंड है। हेलो, ये आपका एक्यूमुलेटेड फंड है, ठीक है। और यार क्या हो रहा है इसको, दिस इज एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी। जो डिफरेंस होता है वो हम कैपिटल फंड में डालते हैं। अगर कोई सरप्लस होता है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं, डिफिसिट होता है तो इसमें लेस कर देते हैं। स्पेशल फंड क्या होता है? जो अभी हमने पढ़ा था कि कुछ स्पेशल फंड मिलता है आपको, स्पेशल डोनेशन मिलती है या स्पेशल सब्सक्रिप्शन मिलती है। जैसे आपको बिल्डिंग के लिए किसी ने डोनेशन दे दी उस ऑर्गेनाइजेशन को, तो बिल्डिंग फंड में जाएगा, और जो बिल्डिंग का खर्चा होगा हम उसी में से करेंगे। अगर हमने बिल्डिंग एक्वायर करनी है तो उसी में से खर्च करेंगे, ठीक है। और इफ एनी इनकम, अगर हमने उससे कुछ इन्वेस्टमेंट किया है और हमें पैसा आ रहा है तो भी हम उस फंड में ऐड करेंगे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेके जाना है, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लेके जाना है, उसी फंड में ऐड करना है जिस फंड से आपको वो इनकम हो रही है। क्लियर हो गई ये चीज? Yes, ma'am. ठीक है। और अगर आप उससे रिलेटेड कोई खर्च कर रहे हो तो वो भी उसी फंड में से माइनस करने हैं, ठीक है। तो ये एंट्रीज हैं, जैसे आप कुछ खर्चा करते हो तो स्पेशल फंड टू बैंक एक्सपेंसेस के लिए खर्च किया आपने, ठीक है। और अगर आपको कोई देता है, सॉरी फाइनली जब आपका वो काम हो जाता है, मान लो बिल्डिंग के लिए आपको फंड मिले या मैच के लिए मिले, आपने मैच करवा दिया, उसके खर्चे भी कर दिए, उसके बाद भी उसमें कुछ बच गया,
तो फिर उस फंड को तो खत्म करना ही है ना, फिर हम उसको कैपिटल फंड में, जैसे फॉर फीचर में हम लास्ट में कैपिटल रिजर्व में डाल देते थे ना जब सारे शेयर री इशू हो जाते थे, तो Yes, ma'am. याद है, वही चीज यहाँ पर करनी है। जब स्पेशल फंड जिसके लिए मिले थे पैसे वो काम पूरा हो गया और फिर उसके पास उसमें से कुछ पैसा बच गया तो वो हम कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन काम पूरा होने के बाद। ठीक है, क्लियर? अब मान ठीक लो मैम। आपने कोई एसेट खरीदी उस स्पेशल फंड में से, तो एसेट टू बैंक, पहले तो हम यही एंट्री करेंगे, देन स्पेशल फंड डेबिट टू कैपिटल फंड। अब वो एसेट खत्म, मान लो आपको 1 लाख रुपए मिले, इस बात को समझने की कोशिश करो। 1 लाख रुपए मिले, आपने लाइबिलिटी में लिख दिया स्पेशल फंड, बिल्डिंग फंड या मैच फंड 1 लाख। अब आपने उसमें 5,000 खर्च किए, तो हम खर्चे का नाम नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिखेंगे स्पेशल फंड टू बैंक। ठीक है, क्लियर हो गई? Yes, हाँ ma'am. जी, क्योंकि खर्चे को तो हम कहीं जरूरत नहीं होती लिखने की, लेकिन अब उसमें से आपने कोई बिल्डिंग खरीद ली, वो तो आपकी एसेट बन गई ना, तब आप स्पेशल फंड टू बैंक नहीं कर सकते ना, अब एसेट तो लिखनी पड़ेगी एसेट साइड में। समझ आई आपको ये बात? फर्क पता चला दोनों में? Yes, ma'am. तो Yes, आप ma'am. लिखोगे एसेट डेबिट टू बैंक, और फिर उतने की, मान लो आपने 50,000 की एसेट ले ली, 50,000 स्पेशल फंड से उठा के कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दोगे। आई बात समझ ये चीज? दोनों में फर्क है। देखो, अगर आप खर्चा कर रहे हो तो सीधा स्पेशल फंड टू बैंक कर दो, और अगर एसेट खरीद रहे हो तो एसेट टू बैंक देन स्पेशल फंड टू कैपिटल फंड। समझ आई ये बात या नहीं आई? Yes, Yes, ma'am. ma'am. बेटे मैं बड़ा फोकस दे के पढ़ा रही हूँ, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना स्ट्रेस दे रही हूँ। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते तो मुझे लगता है पता नहीं सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। ठीक है, Yes, ma'am. अब आगे आती Yes, है ma'am. हमारी डोनेशंस। डोनेशंस कल कर ले या अभी करना है? 9 o'clock तक कंटिन्यू तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, पर पढ़ना आपको पड़ेगा। निशु आप पढ़िए डोनेशंस। Okay, ma'am. Number 1. Donation received for a particular purpose should be credited to special fund. For example, donation received for a building should be credited to building fund account. Number 2. For other donations received, the bylaws or rules of the concern should be followed. Number 3. If there is no such rule, donation received of non-recurring nature should be credited to capital fund. Recurring donation received should be credited to income and expenditure account. Number 4. Donation paid by the concern should be debited to income and expenditure account. अब Legacy देखो, बस पहले इसी को देख लो, 4 पॉइंट्स हैं। कुछ चीजें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता रही हूँ। इसमें से थ्योरी बहुत आ सकती है और आपको प्रैक्टिकल तो आ ही सकता है, थ्योरी भी बहुत बनती है इसमें, क्योंकि बाकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आपने पहले भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हुई हैं। अब देखो, डोनेशन अगर आप किस तरह से अकाउंटिंग करोगे, आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने चारों पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि अगर डोनेशन हमें स्पेशल फंड के लिए दी जा रही है तो हम उस फंड में डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिल्डिंग के लिए दी जा रही है तो बिल्डिंग फंड में लिखेंगे और उसको लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे बैलेंस शीट की, जब तक कि हमारा खर्च नहीं होता। जब हम बिल्डिंग खरीद लेंगे तो बिल्डिंग टू बैंक, और फिर क्या करेंगे? बिल्डिंग फंड डेबिट टू कैपिटल फंड, अभी किया ना हमने, Yes, ma'am. समझ आ गया? Yes. अब मान लो अगर और डोनेशन कोई मिलती है, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं मिल रही, किसी और चीज के लिए मिल रही है, तो फिर हम अपने बायलास या रूल्स जो हमारे बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको यूज करेंगे, या अकाउंट को उसको अकाउंट फॉर करेंगे अपनी बुक्स में। अगर हमारे पास कोई रूल नहीं है हमारे बायलास में, तो फिर हमने ये देखना है कि जो डोनेशन रिसीव हो रही है वो आपकी रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग है। अगर तो वो नॉन रेकरिंग है तो कैपिटल फंड में डाल दो, और अगर रेकरिंग है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दो। ठीक है,
और अगर डोनेशन पेड बाय द कंसर्न शुड बी, अगर हमें कोई डोनेशन देनी पड़ती है, देखो जरूरी नहीं है कि आपको डोनेशन रिसीव ही हो, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने ट्रायल बैलेंस दी होती है और डोनेशन लिखी होती है डेबिट साइड में, और हमारे बच्चे सीधा जी इनकम बना के आ जाते हैं और कहते हैं हमने बिल्कुल ठीक किया। तो यू शुड बी केयरफुल कि क्या डोनेशन आपको मिल रही है या डोनेशन आप पे कर रहे हो। जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट पेड दोनों होते हैं ना हमारे पास, यस मैम। Yes, ma'am. ऐसे ही डोनेशन रिसीव्ड और डोनेशन पेड होते हैं। तो अगर आपने डोनेशन पे करनी है तो आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है? ओके, यस मैम। अब आगे Yes, ma'am. चलिए बेअंत कौर जी, आप पढ़िए अब अगले दोनों पॉइंट, इधर तीनों पॉइंट। See, it is to be directly added with capital fund after deduction of tax, if any. It is a kind of donation received according to the will made by a deceased person. Entrance fees or admission fee. The rules or bylaws of the concern should be followed. If there is no such rule, admission or entry fee paid once by members for acquiring membership should be added with capital fund. If such fees are of small amounts covering the expenses of admission only, the fees may be credited to income and expenditure account. Subscription. Annual subscriptions are credited to income and expenditure account on accrual basis. Life membership subscription is usually credited to a separate account shown as a liability. Annual subscription, a portion out of that is credited to income and expenditure account and deducted from the liability. Thus, the balance is carried forward till the contribution by a member is fully exhausted. If any member dies beforehand, the balance of his life membership contribution is transferred to capital fund or general fund. ठीक है, देखो अब आता है लीगेसी। लीगेसी क्या होती है? जो पर्सन अपनी विल में लिख देता है कि मेरे मरने के बाद मेरी ये एसेट इस ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट की जाए। उस केस में जब कोई पर्सन की लीगेसी आती है तो उसको डायरेक्टली कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है? ये मैं बताती हूँ बाद में, अभी हाँ हाँ नहीं वो तो आश्रम के, हाँ थैंक यू। It is a kind of donation received according to the will made by the deceased person. तो ये जो है डोनेशन जो है डिसीज्ड पर्सन की विल के हिसाब से आती है। जब किसी इंसान के मरने के बाद उसकी विल के हिसाब से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ भी डोनेशन दी जाती है तो वो उसके कैपिटल फंड में ऐड कर दी जाती है। मान लो चलो किसी ने अपना घर दे दिया, कोई लैंड दे दी, तो एक तरफ तो आप उसको एसेट में लिखोगे ना, दूसरी तरफ कहाँ लिखोगे? लाइबिलिटी में। आप उसके लिए कुछ पे तो कर नहीं रहे हो। एसेट डेबिट टू कैपिटल फंड, क्या करोगे? एसेट डेबिट टू कैपिटल फंड। ठीक है, तो हम उसको सीधा कैपिटल फंड में लेके जाएंगे। अब आती है एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। जब आपने एंट्री करी, आपको कुछ एंट्रेंस फीस, रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, उसको भी आप अपने रूल्स या बायलास के हिसाब से करोगे। अगर आपकी बुक्स में उसका कोई रूल नहीं है तो एक बारी तो अगर हम उसको एक्वायरिंग फिर भी कैपिटल फंड, अगर हम एक ही बारी लेते हैं मेंबर से तो हम उसको कैपिटल फंड में भी ले सकते हैं। अगर ये स्मॉल अमाउंट में है, देखो एंट्रेंस फीस का आपने यही देखना है कि वो बिग अमाउंट है या स्मॉल अमाउंट है। बिग अमाउंट है तो कैपिटलाइज कर दो, स्मॉल अमाउंट में ले रहे हैं तो इसका मतलब हम सिर्फ अपने खर्चों को कवर करने के लिए ले रहे हैं, तो उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी लिख सकते हो। क्लियर हो गई ये बात? यस Yes, मैम। ma'am. अब आगे है, मतलब अगर आपने अपना दिमाग से काम करना है तो आप उसके नीचे नोट दे दिया करो जहां पर दोनों आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। अब जो सब्सक्रिप्शन होती है एनुअल होती है, हर साल देनी पड़ती है, और इसको प्रॉफिट एंड इनकम एंड लॉस के क्रेडिट साइड में डालते हैं एक्रूअल बेसिस पे, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो हमारा बनना ही एक्रूअल बेसिस पे है। और जो लाइफ मेंबरशिप फीस होती है वो सेपरेट अकाउंट में डाली जाती है और उसको हम लाइबिलिटी में देते हैं, लिखते हैं। एनुअल सब्सक्रिप्शन अपोर्शनड आउट ऑफ दैट
अभी हमने पढ़ा था लाइफ मेंबरशिप फीस में, मैंने आपको बताया था कि आपने लेके रख ली और जितने साल की मेंबरशिप आप उसकी मानते हो बंदा इतने साल तक जिंदा रहेगा, तो मान लो 1 लाख किसी ने दिया, 20 लाख, मैंने 10 लाख बोला था पहले शायद, चलो 1 लाख मान लेते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस दे दी किसी ने, ठीक है। आजकल ना बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ये लेती हैं, अब तो कमर्शियल भी हो गया ये चीज। ये जो होते हैं ना, कहते हैं हमारी इतनी प्रॉपर्टीज हैं, आप घूमने जाते हो 2 डेज 2 नाइट्स 3 डेज आपको मिलेंगे, तो वो भी लाइफ मेंबरशिप फीस ले लेते हैं, महिंद्रा क्लब लाइक, ठीक है। तो वो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में ही रजिस्टर्ड हुए होते हैं, चाहे वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमें भी पता है। सो एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है आपकी, आपने पहले लाइफ मेंबरशिप फीस 1 लाख ली मान लो किसी से, उसको आपने लाइबिलिटी में लिख दिया, और हम ये मानते हैं कि ये पर्सन 10 साल तक इसको यूज करेगा, तो 1 लाख को 10 से डिवाइड किया मैंने, 10,000 रुपए हर साल मैं अपनी इनकम बुक करती रहूंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में, ठीक है, जब तक कि वो पूरा मेरा 1 लाख खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद वो मेंबर बना रहेगा तो बना रहेगा, अब हम इस चीज में क्या कह सकते हैं, हमने तो उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ ले ली ना, समझ आ गई। यस मैम। Yes, ma'am. अब मान लो कोई पर्सन, किसी के 60,000 एग्जॉस्ट हो गए, उसके बाद वो पर्सन की डेथ हो गई, और अभी हमने पढ़ा था कि मेंबरशिप फीस जो है, मेंबरशिप किसी को ट्रांसफर नहीं होती, हर एक को अपनी लेनी पड़ती है। अब उसके 40,000 रुपए पड़े हैं हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फंड में, अब वो यूटिलाइज तो करेगा नहीं उसको, तो फिर हम उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल फंड या जनरल फंड, समझ आ गई। Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। अब आगे वो कहता है एग्जाम्पल देखो, कहता है 31 मार्च को क्लब हैज सब्सक्रिप्शन ऑफ एरियर 28,000। अब ध्यान से देखना, ये आपकी वो अक्रूवल बेसिस वाला पॉइंट आ रहा है, और यही चीजों में बच्चे गलतियां करते हैं। आपका एरियर था 28,000 जो आपने पिछले साल का आपको भी नहीं आया था, और 4,000 एडवांस आ गया था, दोनों चीजें होती हैं। कुछ लोग नहीं देते, कुछ एडवांस भी दे देते हैं, समझ आई आपको ये बात। यस Yes, मैम। ma'am. ड्यूरिंग द यस। ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 क्लब को 2,08,000 रुपए कैश मिला, जिसमें से 12,500 जो था वो अगले साल का था। On 31st March 2021, there were 5 members who had not paid subscription 422 at the rate of 1,600 per person. Prepare the subscription account for 21-22। अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने लेना है 21-22 में हमें कैश कितना मिला, कितना मिला, 2,08,000 रुपए मिला, यस मैम। उसमें से 12,500 तो हमारा अगले साल का है, सीधा हम माइनस कर दे, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब जो 4,000 हमारे पास पिछले साल एडवांस आ गया था वो इस साल का था, इसको ऐड करना पड़ेगा, यस मैम। ठीक है। और जो 28,000 एरियर था हमारे पास सब्सक्रिप्शन इन एरियर, वो इस साल आया होगा, उसको भी लेस कर दें क्योंकि 28,000 तो पिछले साल का आया, Yes, ma'am. ठीक है। अब देखते हैं ये क्या कर रहा है, देखो 28,000 आपका ओपनिंग बैलेंस था, पिछले साल का एडवांस आपका 4,000 था, इसको दूसरे तरीके से इसने नहीं किया, चलो एनी हाउ 12,500 ये आ गया। बैलेंस जो है आपका जिन लोगों ने अभी नहीं दिया, ये 21 लिखा हुआ है इसने, मेरे को ये कंफ्यूजन थी, यही मैं देखना चाह रही थी। जो 21-22 का सब्सक्रिप्शन अभी लोगों ने नहीं दिया, यानी इस साल का आउटस्टैंडिंग 8,000 हो गया, 1,600 रुपए पर पर्सन के हिसाब से 5 लोगों ने नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग तो ऐड करेंगे ना हम इसमें। यस मैम। तो आप देखो, अगर मैं दूसरे तरीके से करूं तो ये 28,000 में माइनस करूंगी, 4,000 ऐड करूंगी, 12,500 माइनस करेंगे और 8,000 ऐड करेंगे। अगर इसको एक और तरीके से याद रखना है तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हम लेस करते हैं, एडवांस ऐड करते हैं, इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं और एडवांस लेस करते हैं, समझ आई आपको ये बात, यस मैम। ठीक है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं इसके। देखो सिर्फ आपको जो फोकस करना है
वो इन्हीं चीजों पे करना है कि जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो कितना आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, रिसीप्ट एंड पेमेंट कैसे बनानी है, इनकम एंड स्टेटमेंट। बाकी अकाउंटिंग फंडामेंटल्स आपके वही हैं जो आपने पहले किए हुए हैं। अब ये क्वेश्चंस आपने सारे करने हैं। अगर अब आप मुझसे कोई कहता है तो मैं कोई जो क्वेश्चन आप कहोगे मैं वो करवा दूंगी, क्योंकि सारे तो पॉसिबल नहीं है ना क्लास में करवाना। Yes, ma'am. या फिर आप एक बार ट्राई करना चाहते हो तो हम कल कर लेंगे, और करना चाहते हो तो मुझे बता दो कौन सा करवाना है। जैसे हमने कल एक क्वेश्चन किया था, हम आज भी कर लेते हैं। ये रेस्टोरेंट वाला पॉइंट हम कल करेंगे। आज आप 20 तक कर सकते हो। अब इसमें से देखो आपको कुछ बोल करना है तो बताइए, या कर लोगे खुद ट्राई? मैम एक बार खुद ट्राई Yes, कर ma'am. लांगे, डाउट हो या ठीक है, कल पूछ लो। पर फिर आप तभी डाउट पूछोगे अगर करोगे, तो जो नहीं करेगा उसको तो डाउट आएगा ही नहीं, है ना। तो यू शुड ट्राई बेटा, अब आपके पास मौका है, फिर ये क्लास लगेगी नहीं। कम से कम प्रैक्टिकल करो ना, बीच में से डिफिकल्ट वाले 4 5 10 प्रैक्टिकल। देखो 10 प्रैक्टिकल रोज के कोई ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। अभी तो आपके पास ये जब तक क्लासेस लग रही हैं आपके पास मौका है, आप डाउट पूछ सकते हो। अगर आपने पिछले भी क्वेश्चन किसी ने किए हो, कोई डाउट आया हो, आप पूछ सकते हो। फिर कहाँ किससे पूछोगे? और अब साथ साथ कर लोगे तो हो भी जाएंगे, नहीं तो फिर रह जाएंगे। हाँ जी कुणाल, कुछ कहना चाहते हो बेटा? Ma'am, 17वां क्वेश्चन। JB Club furnishes you the receipt and payment account for the year ended। देखो क्लब है, इसने आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट दे दी अपनी सारी। इधर आपकी रिसीप्ट्स हैं, इधर आपकी सारी पेमेंट्स हैं, ठीक है। मतलब ट्रायल की जगह हमें रिसीट एंड पेमेंट दी होती है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 22-23-9,000, एडवांस 23-24 का। यहाँ पर आपको ध्यान देना होता है सब्सक्रिप्शन में 400 वाज इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस, ये तो मैं ना ज्यादा पढ़ती नहीं हूँ क्वेश्चन को कभी भी, क्योंकि मेरे को करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सीधा आ जाओ अपनी एक्सेल पे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाते चले जाओ। बनाए फिर कल की तरह एक्सेल बना लें इसकी भी। Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। तो मेथड आप हमेशा यही अडॉप्ट करो, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ती क्वेश्चन पढ़ने की। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी, वैसे तो होते नहीं है, पर अगर कहीं हो गया तो फिर आपके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी ना। तो अगर मेरे तरीके से करोगे तो बैलेंस शीट बोलते हैं, ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं शायद इसको। बैलेंस शीट दिख रही है शेयर? अच्छा अभी शेयर नहीं की ना मैंने स्क्रीन आपके साथ। Yes, ma'am. No, ma'am. ओके कर देते हैं जी। क्या कर दिया मैंने, गड़बड़ कर दी। हो रही है शेयर अब? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक, ओके।
देखो मैं यहाँ पर वर्किंग नोट बीच में ही कर रही हूँ, आप चाहो तो अपने पेपर में वर्किंग नोट अलग बना सकते हो, ठीक है? ठीक है। ओके मैम। लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, ठीक है, क्लियर है? एक्सपेंडिचर यस मैम। अमाउंट इनकम एंड अमाउंट, क्लियर हो गया ये सब चीज? फॉर्मेट क्लियर हो गया आपको? यस मैम। बड़ा कर देती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे। मैंने सिर्फ एक नजर जरूर डाल देती हूँ एडजस्टमेंट्स पे कि याद रहे कहाँ कहाँ जगह छोड़नी है। सब्सक्रिप्शन में, प्रीमियम में, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बिलियर टेबल, ये थोड़ी नजर मार लेती हूँ मैं। क्लियर है? यस मैम। अब हम आते हैं, जैसे हमने कल ट्रायल बैलेंस उठाई थी, ओपनिंग कैश, जिससे पूछूंगी वन बाय वन फटाफट बताते जाओ। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक ओपनिंग, कहीं आएगा क्या ये? आएगा? नो मैम। कहाँ आएगा? बैलेंस शीट आएगा चल रही। बेटे। यहाँ पर आपको दो बैलेंस शीट बनानी पड़ेंगी, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट का आपको कई बारी कैपिटल फंड निकालना पड़ता है, ठीक है? यस मैम। इसी के नीचे ही बना रही हूँ मैं। हाँ जी, कितना है कैश एंड बैंक? फटाफट से देखते हैं। 40,000 और 1,00,000, ठीक है। ऊपर लिख लेना एज एट 2021, ठीक है। यस मैम। मैं क्लोजिंग Yes, वाली ma'am. बनाया कर दी। एक क्लोजिंग Yes. भी बनाएंगे, एक ओपनिंग भी बनाएंगे, ठीक है। मैं Yes, ये sir. वाली क्लोज ओपनिंग है ये क्लोजिंग है ओपनिंग है वाली। बेटा, ओपनिंग है, ये ओपनिंग। opening. ये लो मैं लिख देती हूँ, ओपन, ठीक है। यस मैम। 31 एज ऑन 31/3/2021, ठीक है। अब ठीक है। यस मैम। यहीं से हम उठाते हैं कैश और बैंक, क्लोजिंग में भी लिख देते Two. हैं साथ के साथ, हमारा काम खत्म हो जाएगा। यहाँ लिख लेना क्लोजिंग है ये हमारी, क्लोजिंग एज ऑन 31/3/2022, ठीक है। यस मैम। गलत 23. 26,500। केड़ा साल दिता है ना? साल तो यही है हम ना, 2023 आना सीगा. 22-23 है। अच्छा, 26,500 और 72,000, कोई बात नहीं, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। 26,500 और 72,000, ठीक है। ये 23 आएगा ना यहाँ पर, 23, ठीक है। अब तो नीचे यस मैम। 22 कर दे, यहाँ हम 22 कर देते हैं, अब ठीक है। यस मैम। ओके, अब हम करते हैं, हमने दो चीजें लिख दी, उठा ली यहाँ से। डोनेशंस, डोनेशंस कहाँ आएंगी बेटा? हाँ जी, बोलो बेटा, कुछ कहना चाह रहे थे? कोई कुछ कहना चाह रहा था या मैं चलूं आगे? हाँ जी बेटा जी। एक हम और अमाउंट बनाएंगे, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट भी तो करनी है ना, याद है ना आपको?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. डोनेशन किधर लिखूं बेटा, आप जल्दी से बताओ सारी जगह में से। मुझे तो सिर्फ ये पूछना है मैम, किस चीज को कहाँ रखना है। मैम इनकम में जाएगा। इनकम दो था ही जाना मैम, क्योंकि थल्ले लिखा 50% कैपिटलाइज करना है। वो हम बाद में पढ़ेंगे, हमें याद था डोनेशन में एडजस्टमेंट करनी है। आपने सिर्फ ये देखना है 50,000 है, Yes, आपको ma'am. सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें एडजस्टमेंट में, तो मैं इसको अंदर वाले कॉलम में लिखूं ताकि एडजस्टमेंट करने के बाद बाहर वाले कॉलम में लिखूंगा। इतना याद रखना है, अभी आगे नहीं जाना है, ठीक है। ओके। अब आगे क्या है, सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखें? इनकम। ये भी यहीं पर ही आएगी। Yes, ma'am. बाय सब्सक्रिप्शन कितनी है, बोलो बेटा जल्दी से। 1,20,000। 1 1 लाख लाख 20,000 1,20,000। 20,000 ओ हिंदी च बोलदा करो भरावा, वो जल्दी जल्दी हो जाता है। 1,20,000 ये भी मैंने यहाँ लिख दी ताकि हमारी एडजस्टमेंट आएंगी इसमें। एंट्रेंस फीस कहाँ लिखूं? एंट्रेंस फीस के बारे में इसने कुछ कहा है नीचे? इनकम। हाँ जी मैम इनकम नीचे रेवेन्यू लिखा रेवेन्यू रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू बोल दिया ना इसने, तो Yes, हम ma'am. अब हम कहाँ लेंगे इसको, यहाँ। ठीक है, समझ आ गई? Yes, Yes, ma'am. ma'am. कितनी है, 10,000 है ना। इसमें तो कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, तो मैं सीधा बाहर लिख रही हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। Yes, ma'am. आगे क्या है, 8% इंटरेस्ट ऑन ओ सॉरी, ये तो मैं पढ़ने लगी एडजस्टमेंट पे, तो अभी मैं आई नहीं। एंट्रेंस फीस के बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ma'am. हमने पढ़ा था ना, इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे। Yes, ma'am. ठीक है, नहीं, इसको हम इनकम ही लेंगे, इनकम ही लेंगे, इन्वेस्टमेंट की इनकम है, तो हम बाय यहाँ लिख देते हैं, बाय इंटरेस्ट। ठीक है, Yes, ma'am. कितना है, 1,000 है ना, पर नीचे Yes, एडजस्टमेंट भी ma'am. दी हुई है इसलिए मैं अंदर लिख रही हूँ। ठीक है, Yes, ma'am. अब आगे आते हैं, इंटरेस्ट फ्रॉम Interest बैंक। from the इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक भी हमारी इनकम है, पर Yes, इसमें ma'am. हमारा जो है कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बाय इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक कितना है हमारा, 4,000 4,000। 4,000 ठीक है, ओके, ये भी ठीक हो गया हमारा। आगे चलते हैं हम, सेल ऑफ न्यूज़पेपर एंड सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स। हाँ जी, न्यूज़पेपर कहाँ जाएगा, इनकम। दोनों इनकम में Revenue. जाएंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सोच लो, कितने के हैं न्यूज़पेपर्स, 1,500 15। ठीक है, बाय सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स कितनी है, 10,500। 10,500 हाँ जी। इसको मैंने अंदर लिखा है, पता है क्यों? क्योंकि हमारा खर्चा भी तो हुआ होगा, वो इसी में से लेस करेंगे। ठीक है, डेबिट Yes, साइड ma'am. पूरी कर दी मैंने, रख दिया सामान जगह जगह पे। Yes, इसको ma'am. ऐसे सोचा Yes, करो। ma'am. अब सैलरी, सैलरी में कोई वो तो नहीं थी ना हमारी। Outstanding हाँ, salary. देखो याद रख लिया करो ना, कुछ सैलरी का नहीं है। No, ma'am.
और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का था कुछ, ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का था। यस मैम। मिसलेनियस तो नीचे आएगा। सैलरी और रिपेयर हम सीधा लिख दें 20,000 25,000, ठीक है। यस मैम। यहाँ शुरू करते हैं। टू सैलरी 20,000 यस मैम। और रिपेयर कितनी है, मैम। 5,000। यस 5,000। मैम। टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस। आगे बोलते जाओ अगर आपके पास है तो। अब आगे आता है हमारे पास फर्नीचर खरीदा हमने 60,000 का। कहाँ लेके जाऊं फर्नीचर को? एसेट बैलेंस शीट के एसेट्स। अंदर। हाँ, ये हमारा कैश था, ये हमारा बैंक था। अब हम फर्नीचर को हम यहाँ लिख देते हैं 60,000 ना। यस मैम। हो यस मैम। सकता है इस पे डेप्रिसिएशन हो, और ये दोनों जो हैं ये काट के यहाँ लिखेंगे बाहर। ठीक है, क्लियर हो गया ये? यस मैम। यस मैम। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट है आगे। यस मैम। यस मैम। अब बोलो इन्वेस्टमेंट कितने की है? 60,000। 60,000। 60,000। यस यस मैम। मैम। आगे बोलो। मिसलेनियस एक्सपेंसेस वो आने मिसलेनियस एक्सपेंसेस यहाँ आ जाएगा। तो कितने के हैं? 5,000। 5,000 के इधर लिखेंगे क्योंकि मुझे याद है इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट थी। आगे बोलो। इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000। इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम, अब देखो खर्चा है ना, पे किया हुआ है। टू यस मैम। इंश्योरेंस कितने का है? 2,000। 2,000। इसको भी मैं यहाँ लिखूंगी क्योंकि इसमें भी मुझे याद है एडजस्टमेंट थी। आगे चलो। देखो अगर आपको याद ना रहे ना, तो जहां जहां पे एडजस्टमेंट है उसके ऊपर पेन से या हाईलाइटर से टिक कर लिया करो, फिर आपको याद आएगा इसमें एडजस्टमेंट है। जब क्वेश्चन करते हो ना, वहां पर यस जैसे मैम। मिसलेनियस के ऊपर टिक लगा लिया या आगे ए लिख दिया, भाई इसमें एडजस्टमेंट है, ठीक है। यस मैम। बिलियर्ड टेबल एंड अदर स्पोर्ट्स आइटम्स, इसकी भी एडजस्टमेंट थी, तो इसको मैं बाद में लेती हूँ। पहले हम लेते हैं स्टेशनरी एक्सपेंसेस 1,500, यहाँ ले लेते हैं। तो स्टेशनरी, जिसको छोड़ रहे हो ना उस पे भी टिक लगा दो, ताकि ये ना हो बाद में छूटा ही रह जाए, ठीक है। 1,500। यस मैम। उसके बाद क्या, ड्रामा एक्सपेंसेस कितने हैं? ड्रामा एक्सपेंसिव 5,000। 5,000। इसको आप ड्रामा टिकट्स में से लेस करोगे, यहाँ लेस ड्रामा एक्सपेंसेस। समझ आई आपको? 5,000 माइनस मैम वैसे दूसरी साइड भी देख सकते हैं। हाँ। लिख तो सकते हैं, पर वैसे रूलिंग यही कहती है कि आप उसमें से लेस करके दे, ओके ठीक है। ओके ओके, आगे बढ़ो। मैम बस बस खत्म। खत्म। वेरी यस गुड, देखा कितनी जल्दी का क्वेश्चन हो गया 5 मिनट में। सब्सक्रिप्शन एरियर 22-23, अब हम 22-23 का बना रहे हैं। यस मैम। तो हमारा एरियर है 9,000, अभी हमें नहीं मिला, तो एरियर का क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे एरियर को, ऐड, क्योंकि हमारी इनकम तो हो गई ना। यस मैम। इतना 9,000 है, यस मैम। तो इधर कहाँ यस आएगा? मैम। एसेट में, क्योंकि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। नहीं बेटा, लाइबिलिटी में क्यों आएगा? आपको मिलना है 9,000 रुपए, तो एसेट हुई है लाइबिलिटी हुई? डेटर हुए ना आपके, देने हैं उन्होंने आपको। सब्सक्रिप्शन इनकम है ना हमारी। यस मैम। यस मैम। तो अगर किसी ने आपको अभी नहीं दी, बाद में आनी है, तो आपकी एसेट हुई है लाइबिलिटी हुई? एसेट। बेटा समझ आई कौन बोला था लाइबिलिटी में? मैम गलती से बोल दिया था। हाँ, कंसेप्ट क्लियर करा करो, बच्चों को लगता है मजा नहीं आ रहा, छोड़ के बीच में से, फिर बाद में कहेंगे हमारे से क्वेश्चन नहीं हो रहा। 5 मिनट में क्वेश्चन करने का तरीका बता रही हूँ मैं। आगे एडवांस जो है वो लेस कर देंगे क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी है। एडवांस कितनी आई है? एडवांस 3,500। 3500। -3,500
और ये हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है, ये हम Liability. लाइबिलिटी में लिख देते हैं। यहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन कितनी है, ये 3500, ठीक है, क्लियर हो गया ये भी। यस मैम। अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद क्या है, 400 इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करेंगे और हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि हमने नहीं दिया ना प्रीमियम 400, यस मैम। तो हम ऐड करेंगे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग प्रीमियम 400 और यहाँ लिखेंगे, वहां तो चलो मैंने अभी थोड़ा थोड़ा लिख रही हूँ मैं, तो आप पूरा लिखिए, ठीक है। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम आपका कितना है, 400, ठीक है, थोड़ा छोटा Yes, तो ma'am. चाहिए। जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना जिंदगी में, तो एक्सेल में ही करने पड़ेंगे आपको सारी चीजें। मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड है, 900 लेस कर दें प्रीपेड को। Yes, ma'am. यस मैम। लेस प्रीपेड 900 है ना, Yes, और ma'am. इधर क्या यस आएगा मैम। ये हमारा, Asset. प्रीपेड एक्सपेंसेस 900, ठीक है। ये देखिए क्या है, आगे बोलिए, उसके बाद क्या है, Donation. Capitalize करनी डोनेशन 50. 50% कैपिटलाइज करनी है, तो हमारे पास जो डोनेशंस आई थी 50,000. 50,000 लेस 25,000 मैम। 25,000 25,000 माइनस कर देंगे. कैपिटलाइज्ड, हाँ बिल्कुल, तो इसमें से माइनस 25,000 कर देंगे, और दूसरी तरफ कहाँ लिखेंगे इसको, यहाँ पर Liability. डोनेशंस, इसको कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं ना, Yes, ma'am. कैपिटल फंड, ठीक है, 25,000 आ जाएंगे यहाँ पर। Yes, ma'am. कैपिटल फंड अभी हम देखेंगे क्या है, यहाँ लिखेंगे ऐड डोनेशंस, ठीक है, ओके। Yes, ma'am. 25,000, अब आगे देखते हैं, एंट्रेंस फीस हमने रेवेन्यू ले लिया, 8% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स। देखो इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारी, 60,000 की, ठीक है। इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे करती हूँ, 60,000 रुपए की मेरी इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर 5% मतलब इंटू 5 अपॉन 100, ये आ गया 3,000, ये साल की होगी ना मैम मेरी, 8% है, है 8% है मैम, ओ सॉरी 8%। 8% पर एनम भी लिखा हुआ है उसमें, नो मैम। नो मैम। मैम 5 मंथ्स है। 5/12, वैसे ना ये गलती है, पर एनम होना चाहिए, पर ठीक है, उसने 5 मंथ्स लिखा है तो हम ये मान लेते हैं कि ये पर एनम है, ठीक है, प्लस यस मैम। दिस इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, 2,000। 2,000 आ गया, 2,000 यस में से मैम। हमें कितना मिल गया था, 1,000. 1,000। अब ऐड कर दे Yes, ma'am. एक्रूड, एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है, यस मैम। 1,000 ऐड कर दे इसमें, ठीक है, और यही यस चीज मैम। हम वहां भी ऐड कर दें अपनी इन्वेस्टमेंट में, यहाँ भी कर दें, हाँ यस मैम। ठीक है।
अब आगे क्या है, प्रोविडेंट ट्रस्ट के बाद क्या कह रहे हो? बिलियर्ड टेबल एंड अदर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कॉस्टिंग 3 लाख वर परचेज्ड इन द ईयर 21-22, पिछले साल खरीदे थे, ठीक है। आउट ऑफ विच 80,000 was not paid on 31 मार्च 2022, देयर इज नो चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी कंसीडर्ड। अब यहाँ ध्यान रखना, हमने कितने के लिए थे? 3 लाख के। तो इसका मतलब हमारे पिछले साल हमने जो स्पोर्ट्स ये एसेट्स खरीदी थी, क्या है ये हमारी? ये तो कैश और बैंक था, सॉरी, कैश, बैंक, बिलियर्ड टेबल्स, बिलियर्ड टेबल्स कितने की ली थी? 3 लाख की। Yes, ma'am. यस मैम। इसमें तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, डेप्रिसिएशन कोई है नहीं, इसलिए हमें डेप्रिसिएशन नहीं लगाना। 3 लाख की हम बिलियर्ड टेबल यहाँ लिख देते हैं, और उसमें लाइबिलिटी भी है ना, अभी क्रेडिटर हो गए ना 80,000 के, Yes, ma'am. क्रेडिटर्स, ये ठीक हो गया, क्लियर हो गया ये चीज। Yes, ma'am. अब यहाँ देखते हैं हम, अब हम यहाँ देखते हैं, हमारे पास बिलियर्ड टेबल्स कितने की थी? 3 लाख की थी पहले, 2 3 4 Yes, 5 ma'am. एड न्यू खरीदी है हमने, परचेजेस जो हमने छोड़ दी थी 60,000 की खरीदी है, 80,000, 80,000। 80,000, ठीक है। और कैश में है तो कैश ही खरीदी है, तो 80,000 आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया ये। Yes, ma'am. अब यहाँ ध्यान से देखना, जो ये उसके आउटस्टैंडिंग थे 22 में थे ना, अगर 23 में दिया होता तो फिर यहाँ आते, 22 में दिया हुआ है तो हमारी पिछली बैलेंस शीट में आएंगे। अब जब हमने ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, हमने सारी चीजें लिख दी, बिल्कुल सही लिख दी। अब शुरुआत कहाँ से करनी है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की? हम पहले ओपनिंग बैलेंस शीट से, यहाँ पर हम निकालेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड के लिए पहले हम इसका टोटल करेंगे एसेट साइड का, ये आ गया आपका 4,40,000। यहाँ पर निकालेंगे कैपिटल फंड, जो होगी हमारी बैलेंसिंग फिगर। क्लियर आ रहा है ये समझ? Yes, ma'am. तो अब देखो हमने क्या करना है, 4,40,000 में से 80,000 की हमारी लाइबिलिटी है, ये लेस कर देनी है। यहाँ 3,60,000 आ गए, और ये आपका यहाँ पर एक चीज आप लोगों ने नोट नहीं की, और आपने किसी ने नहीं बोला, और मैंने भी कर दी है, मैंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। ये ठीक है, हमारा कैपिटल फंड 3,60,000 आ गया। Yes, ma'am. यहाँ पर हमने इसकी जगह बनाई थी ना कैपिटल फंड की, यहाँ पर 3 लाख। ਮੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਵ 80,000 ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। हाँ वेरी गुड, किसने पकड़ी है ये गलती? मैम किसने बेअंत। बेअंत, बहुत अच्छी गलती पकड़ी है बेटा आपने। ये हमने परचेज नहीं की, ये तो हमारी पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी, वो पे की है। बात समझ आई अब आप लोगों को? Yes, ma'am. ये देखो कितनी मतलब डीप समझने वाली बात है। ये कह रहा है बिलियर्ड टेबल एंड अदर स्पोर्ट्स आइटम 80,000 उसने लिखा है, ये उसने खरीदी नहीं है, ये उसने पिछली वाली आउटस्टैंडिंग क्लियर की है, ठीक है। Yes, ma'am. अब हम करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, देखिए जहां जहां एडजस्टमेंट है पहले उनको कर लो, प्लस माइनस जो भी हमने लिखा हुआ है वो करना है हमने। मैं तो एक्सेल में माइनस का निशान लगा देती हूँ तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। अब देखो आपकी क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है,
1,73,500 हमने यहाँ लिखना है 1,73,500 और यहाँ पर हमने लिखना है टू सरप्लस। ऐसे करेंगे हम, इसमें से हमने सारे खर्चे लेस कर देंगे। हम इनकम वाली साइड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3000 दिखी बुक च। कोई नहीं बेटा, अभी देखते हैं, रुक तो जाओ। कर लेते हैं ठीक। मैं समझ गई, वो 5 महीने की एक्रूड होएगी ना, हमने टोटल ही 5 महीने की ले ली। दोबारा पढ़ते हैं इसकी एडजस्टमेंट को। उसने क्या बोला है, यही तो गलतियां हम करते हैं। हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा ये एक्रूड है, सॉरी, फिर तो हमें सारी ऐड करनी चाहिए थी ना। 2000 5 महीने की रहती है, हमने तो डिफरेंस निकाल लिया ना। ठीक है, अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने, गुड। किसने पकड़ा ये? अजय कुमार। गुड। 5 महीने की एक्रूड है, तो देखो आपका सरप्लस आ गया। सरप्लस हमने यहाँ ऐड करना है, ऐड सरप्लस कितना है? 1,41,500। ठीक है, ये आपका बैलेंस शीट टोटल आ गया। तो अब हम टोटल लगा लेते हैं। ठीक है, मैच हो गई बैलेंस शीट? नहीं हो रही? क्यों नहीं मैच हो रही? क्योंकि हमने फर्नीचर यहाँ लिखा ही नहीं। डेप्रिसिएशन तो नहीं था ना फर्नीचर पे? इसमें हाँ जी, है नहीं था डेप्रिसिएशन। नहीं था ना Yes, ma'am. डेप्रिसिएशन। हमने तो इसमें इसीलिए जगह छोड़ी थी ना कि डेप्रिसिएशन ना हो। मिल गई बैलेंस शीट? यस बोलो, मैम। 10 मिनट में हो गया क्वेश्चन आपका? हाँ जी बच्चे, यस मैम। Yes, ma'am. कहीं हुई आपकी गलती? कैपिटल फंड